हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे 9th क्लास की साइंस का फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, सेकंड पार्ट भी ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर सजेशन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो इसमें सबसे पहले हमें दिया हुआ है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स। स्टेट्स जो होती हैं मैटर्स के, सॉलिड, लिक्विड और गैस, क्या वो चेंज हो सकती हैं और कैसे चेंज होती हैं, उनके पार्टिकल्स में क्या डिफरेंस आता है, क्या चेंजेस आते हैं उनके पार्टिकल्स में, और उनके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, मैटर्स के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, ये चेंजेस कैसे अपने आप में कैसे चेंज होते हैं, इन सभी के बारे में इन्होंने इस पैराग्राफ में हमें बताया हुआ है। ठीक है जी। तो उन्होंने एक एक्टिविटी दी हुई है कि एक बीकर के अंदर हमने 150 ग्राम आइस लेनी है और उस आइस को हमने बीकर में डालकर लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ करना है और उस बल्ब को हमने आइस के साथ कॉन्टैक्ट में रखना है। ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, हमने इसको नीचे से गर्म करना है, बीकर को हमने हीट करना स्टार्ट करना है। और जब बीकर हीट होना स्टार्ट होगा तो हमने नोट करना है कि जो आइस इसमें रखी हुई है, इस बीकर के अंदर जो आइस है, वो आइस कौन से पॉइंट पर मेल्ट होनी स्टार्ट हुई है। मेल्टिंग पॉइंट देखना है हमने कि टेम्परेचर, थर्मोमीटर पर कितना टेम्परेचर था कि जिस टेम्परेचर पर आइस जो है वो मेल्ट होनी स्टार्ट हुई है। तो इसको हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ठीक है जी। इसके बाद मैंने कहा कि और उसके बाद हमने वो वाला टेम्परेचर नोट डाउन करना है जिस टेम्परेचर पर जो वाटर है वो जो आइस है वो पूरी तरह वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। दो टेम्परेचर हमने नोट करने हैं, किस पॉइंट पर वो उसने मेल्ट करना स्टार्ट करा आइस ने और किस टेम्परेचर पर जो आइस है वो पूरी तरह से वाटर बन गई। ठीक है। जिन्होंने बोला अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। उसके बाद उन्होंने बोला है कि नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट वाइल स्टीरिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। उसके बाद हमने बॉइलिंग पॉइंट भी देखने हैं इसके अंदर। तो उसके लिए क्या करना है, हमने ग्लास रॉड डालनी है, शीशे की रॉड डालनी है बीकर के अंदर, उसको हीट करना, बीकर को हीट करना स्टार्ट करना है और उसको स्टीरिंग करना है साथ साथ में। तो थर्मोमीटर पर हमने ध्यान रखना है कि किस स्टेट पर वाटर के बॉयल होने के बाद वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो रहा है और किस स्टेट पर वो वेपराइज्ड हो रहे हैं। वाटर जो है वो वेपराइज्ड हो रहा है, यानी कि गैसियस स्टेट में जा रहा है। ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट। ठीक है जी। तो हमने क्या देखा है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज। ठीक है जी। जब जैसे ही सॉलिड के जो हीट टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉलिड के अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे काइनेटिक एनर्जी जो होगी, पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। बेसिकली क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो पार्टिकल्स को मूव करने में हेल्प करती है। तो जब हीटिंग का प्रोसेस होगा तो पार्टिकल्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मूव होगी, पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाएगी और पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा तेजी से फास्टली मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है। ड्यू टू इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो जब हीट एनर्जी उनको पार्टिकल्स को मिलेगी तो उनसे क्या हुआ, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, पार्टिकल्स के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, एक दूसरे को अपने साथ जोड़ के रखने की जो फोर्स होती है वो ओवरकम हो जाएगी, थोड़ी खत्म हो जाएगी, कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे क्या होता है, पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन, अपनी फिक्स्ड पोजीशन जो उनकी होती है उसको वो छोड़ देंगे और वो एक दूसरे फ्रीली इधर उधर घूमना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी ड्यू टू द टेम्परेचर। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इट्स कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड। तो जो सॉलिड के होते हैं पार्टिकल्स वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जाएगी तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा, कम हो जाएगा और जो सॉलिड होगा वो उसके पार्टिकल्स जो होंगे वो दूर दूर हो जाएंगे और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट्स कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है जी। तो मिनिमम टेम्परेचर हमने थर्मोमीटर में साथ साथ में नोट करना है, मिनिमम टेम्परेचर नोट करना है जिस टेम्परेचर पर सॉलिड जो होगा वो melts to become a liquid और लिक्विड बन जाएगा at the atmospheric pressure is called its melting point। तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। ठीक है जी। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो बताता है उसके फोर्स ऑफ पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कितना है, स्ट्रेंथ कितनी है उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, कितनी मजबूती से उन्होंने पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर वो कम मजबूती से जुड़े होंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट जल्दी आ जाएगा, वो जल्दी से एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। बट उनका अगर मेल्टिंग पॉइंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा कि मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा लेट आएगा, और क्योंकि उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो इसलिए उनको ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत होगी। तो उसके बाद उन्होंने हमें दिया हुआ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस का मेल्टिंग पॉइंट हमें दिया हुआ है 273.15 के। इसको हम राउंड ऑफ करके सिर्फ 273 केल्विन ही बोलते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू अ लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो दैट। ठीक है। कि जो प्रोसेस होता है मेल्टिंग का, उसमें क्या होता है, चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। ठीक है जी। ये आपको पता होना चाहिए कि फ्यूजन होता है। इसमें सिर्फ आपको ये भी पूछ सकते हैं कि सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्यूजन। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आगे दिया हुआ है व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। जब सॉलिड कोई मेल्ट होता है, जैसे आइस वगैरह है, उसकी जो सॉलिड जो होते हैं, जो वो मेल्ट होता है, सॉलिड जो होता है, एक पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, जब वो मेल्ट होता है तो उसका टेम्परेचर जो होता है वो थोड़े टाइम के लिए सेम रहता है। थर्मोमीटर में आपको जो टेम्परेचर नोट करोगे आप वो रिमेन सेम रहेगा थोड़ी देर के लिए। तो उसमें जो हीट एनर्जी होती है, हम बीकर को तो नीचे से गर्म कर ही रहे हैं पर उसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, क्योंकि वो जो हीट एनर्जी है वो सॉलिड को मिल रही है, पर वो टेम्परेचर उसमें आइस के साथ हमने थर्मोमीटर का बल्ब लगाया था पर उसमें टेम्परेचर नहीं इंक्रीज़ हो रहा है। इसका क्या रीज़न है, इसकी जो हीट एनर्जी इसको आइस को मिल रही है वो हीट एनर्जी कहाँ जा रही है। ठीक है जी।
तो इस पैराग्राफ में हमें दिया हुआ है कि दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड। सिस्टम का टेम्परेचर जो होता है वो मतलब नहीं चेंज नहीं होता मेल्टिंग पॉइंट पर जाने के बाद, टिल ऑल द आइस मेल्ट्स, जब तक सब सारी आइस मेल्ट नहीं हो जाती, यानी कि पूरी आइस जब मेल्ट हो जाएगी तब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, तब तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। तो हीट एनर्जी कहाँ जाती है, तो इसका इसमें उन्होंने दिया हुआ है कि दिस हैपन्स इवन थो वी कंटिन्यू हीट द बीकर, चाहे हम बीकर को गर्म करते हैं फिर भी वो हीट एनर्जी जो है वो कहाँ जाती है, वो टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता था। दिस हीट गेट्स यूज्ड अप, जो वाली जो हीट एनर्जी जो उनको मिलती है वो किस चीज़ में यूज़ होती है, ओवरकमिंग द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है जी, जो सॉलिड के अंदर सॉलिड के जो पार्टिकल्स एक दूसरे के फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ में जुड़े होते हैं, उन पार्टिकल्स को हीट एनर्जी जो होती है वो ख़त्म करती है। उनको पार्टिकल्स को दूर दूर करने में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा होता है पार्टिकल्स के अंदर, उनको दूर करने में हीट एनर्जी हेल्प करती है। इसलिए हीट एनर्जी अपना काम उधर कर रही होती है, इसलिए टेम्परेचर में जो होता है वो नहीं बढ़ता। टेम्परेचर के अंदर सॉरी थर्मोमीटर में टेम्परेचर नहीं शो होता, चेंज उसमें कुछ कोई भी चेंज नहीं आता। एज दीज हीट एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड बाय आइज विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। ठीक है जी, इट इज़ कंसीडर दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर। तो ऐसे हम कंसीडर कर सकते हैं कि वो बीकर का जो कंटेंट होता है, यानी कि बीकर के अंदर जो कंटेंट है वो उसके अंदर चली जाती है हीट। तो इस हिडन हीट को क्या बोलते हैं, हम इस हिडन हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है जी, लेटेंट हीट। तो वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज, जो 1 kg सॉलिड होगा, 1 kg सॉलिड को जितनी हीट एनर्जी चाहिए होती है 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज अ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 1 kg सॉलिड है, उस 1 kg सॉलिड को हीट एनर्जी जितनी हमें चाहिए होती है लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज अ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। ठीक है, ये स्केल होते हैं, आपको छोटी क्लासेस में करवाया होगा कि टेम्परेचर के 3 स्केल्स होते हैं, एक होता है सेल्सियस होता है, एक फ़ारेनहाइट होता है और एक होता है केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने हमें केल्विन के बारे में बताया हुआ है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो इक्वल टू 273 केल्विन होता है। तो हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, जो वाटर के पार्टिकल्स होंगे, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस में जो वाटर के पार्टिकल्स होंगे उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, किसके कंपैरेटिवली ज़्यादा एनर्जी होगी, उसके मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स ऑफ इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में मोर एनर्जी होगी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस पे जो जितनी एनर्जी होगी, आइस के पार्टिकल्स में जितनी एनर्जी होगी उतनी ही उससे कहीं ज़्यादा वाटर के पार्टिकल्स में एनर्जी होगी 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर। ठीक है जी, तो आगे उन्होंने दिया हुआ है हमें, व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, कह रहे जब हम हीट एनर्जी वाटर को देते हैं तब क्या होता है। ये तो हम बात कर रहे थे अभी तक कि हीट एनर्जी जो थी वो सॉलिड थी, सॉलिड के बारे में बात कर रहे थे कि सॉलिड जो थे हीट एनर्जी में, वो सॉलिड में जो हीट एनर्जी देने से हमें क्या हुआ था, काइनेटिक एनर्जी जो थी उसमें वो बढ़ गई पार्टिकल्स में, और जो सॉलिड था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद हमने जब लिक्विड को हीट एनर्जी प्रोवाइड करी, लिक्विड को हमने बीकर के नीचे से बीकर को फ्लो फ्लेम पे रखा, बीकर को गर्म किया, तो पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। पार्टिकल्स जो थे लिक्विड के वो और भी ज़्यादा स्टार्ट हो गए, ज़्यादा तेज़ी से स्पीड से हिलने लगी। ठीक है, मूव करने लगी। एट ए सर्टन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच्ड, और जब एक ऐसे टेम्परेचर पे पहुंच गए व्हेन पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। ठीक है जी, तो एक स्टेट पर पहुंच गए टेम्परेचर, जब उस स्टेज पे पहुंच गया कि जो पार्टिकल्स थे वाटर के पार्टिकल्स वो थोड़े थोड़े दूर थे, सॉलिड के तो बिल्कुल पास में पार्टिकल्स होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो कम हुआ, तो वाटर के पार्टिकल्स जो थे वो थोड़े थोड़े दूर हो गए। ठीक है जी, और जब वाटर के पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर हो गए और उनको दोबारा हीट एनर्जी मिली, तो काइनेटिक एनर्जी दोबारा बढ़ गई और फिर और भी ज़्यादा वो फास्टली मूव करने लगे और दूर ज़्यादा हो गए। जो गैस के पार्टिकल्स थे वो ज़्यादा दूर हो गए। ठीक है, तो वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। तो एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। इस टेम्परेचर पर क्या हुआ, जो लिक्विड था वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी, टेम्परेचर जिसमें क्या होता है कि जो लिक्विड होता है वो बॉयल होकर वाटर वेपर बनना स्टार्ट कर देता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट इज अ बल्क फिनोमिना, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड। ठीक है जी, काफ़ी सारे लिक्विड के जो पार्टिकल्स थे उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिली, गेन इनफ एनर्जी ड्यू टू हीट एनर्जी, उनको इतनी ज़्यादा एनर्जी मिली कि वो वाटर के वेपर्स में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो गए। ठीक है जी, तो फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 के। ठीक है, मैंने आपको ऊपर बताया था कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो इक्वल होता है 273 केल्विन के। ठीक है जी, तो उसके हिसाब से अगर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर होगा, ठीक है, तो उसको आपने 273 केल्विन 100 में प्लस करना पड़ेगा आपको, तो आपको उसकी केल्विन स्टेज मिलेगी, यानी कि 373 के। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो इक्वल टू है 273 के, बट 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो इक्वल टू है 373 के। ठीक है जी, क्योंकि 0 में हमने 273, अब 0 में से इस साइड पे हमने 100 को ऐड किया, तो इस साइड पे भी 100 अपने आप ऑटोमेटिकली ऐड हो गया बोथ साइड्स पर। ठीक है जी,
तो कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन की लेटेंट हीट जो होती है उसके बारे में हमें बताया हुआ है। लेटेंट हीट मैंने आपको ऊपर बताया है, जो हिडन हीट होती है उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं, ठीक है जी। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, पार्टिकल्स इन स्टीम, जो स्टीम में पार्टिकल्स होते हैं जैसे वाटर वेपर वगैरह होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है जी। जैसे हमने ऊपर मैंने आपको बताया था कि सॉलिड के जो ऊपर आपको बताया था कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके मुकाबले वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। जैसे बताया था ना कि आइस में 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस के मुकाबले 0 डिग्री सेल्सियस पर जो लिक्विड होगा उसके पार्टिकल्स में ज़्यादा एनर्जी होगी। अब ऐसे ही लिक्विड में और गैस में हो जाएगा, ऐसे ही लिक्विड में और गैस में हो जाएगा। लिक्विड के 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड में जितने एनर्जी होगी उससे कंपैरेटिवली स्टीम में ज़्यादा एनर्जी होगी, स्टीम यानी कि गैस, ठीक है जी। गैस में ज़्यादा एनर्जी होगी एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एट द टेम्परेचर ऑफ 373 K यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। यही उन्होंने बताया हुआ है कि particles in steam, that is water vapor, at 100 degree Celsius have more energy than water at the same temperature. सेम टेम्परेचर पर वाटर के मुकाबले स्टीम के पार्टिकल्स में ज़्यादा एनर्जी होगी। दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टीम हैव अब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है जी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो स्टीम के पार्टिकल्स हैं उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, एक्स्ट्रा एनर्जी उन्होंने गेन की, अब्जॉर्ब की अपने अंदर इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट मैंने बताया था आपको, हिडन हीट होती है वेपराइजेशन के प्रोसेस में। उन्होंने अपने अंदर जो हिडन हीट रखी है वो उसके जरिए उन्होंने ज़्यादा हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करी, इसलिए स्टीम के पार्टिकल्स में ज़्यादा एनर्जी होगी, ठीक है जी। तो आगे उन्होंने हमें दिया हुआ है सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। सॉलिड को अगर आप गर्म करेंगे, हम जैसे आइस को गर्म किया तो वो लिक्विड बन गया, वाटर बन गया, तो वाटर को हमने हीट किया, दोबारा गर्म करा तो वो गैस बन गया, यानी कि वाटर वेपर्स बन गए, ठीक है जी, वाटर वेपर्स बन गए। अब इसके वाइस वर्सा किया हुआ उन्होंने कि गैस के स्टेट को अगर आप कूलिंग करोगे, यानी कि वाटर वेपर्स को अगर आप ऊपर कोई प्लेट रख दोगे, वाटर वेपर्स जब निकलेंगे वो गर्म होंगे, उसमें गैस की जब स्टीम निकलेगी वो गर्म होगी, उसके ऊपर आप जब कुछ रख दोगे, बर्तन वगैरह कोई प्लेट वगैरह रखोगे तो उसको कूलिंग मिलेगी, और वो फिर क्या होगा, जो गैसीय स्टेट के वाटर वेपर्स हैं फिर वो लिक्विड के स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। और लिक्विड के स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद आपको बर्तन में आपने कोई लिक्विड स्टेट अपने रखा हुआ है, उसको आपने फिर ज़्यादा कूल किया, फ्रीज कर दिया, रेफ्रिजरेटर में रख दिया, तो फिर वो कन्वर्ट होकर सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, यानी कि वो आइस बन जाएगा। ये हो गया वाइस वर्सा। सो वो इनफैक्ट दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, ठीक है जी। तो हमने देखा कि हम किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर में चेंजेस करके, ठीक है। टेम्परेचर को बढ़ा के, टेम्परेचर को कम करके हम किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। We have learned that substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat, ठीक है जी। बट देयर आर सम दैट चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट, ठीक है जी। कैसे कुछ ऐसे चेंजेस भी होते हैं। अभी तक तो हमने जो पढ़ा वो था कि पहले हमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करा, फिर लिक्विड को हमने गैस में कन्वर्ट करा, और इसका वाइस वर्सा करके इनको कूलिंग करके हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड को दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे चेंजेस भी होते हैं जो कि सॉलिड स्टेट से सीधा ही गैसियस स्टेट में चले जाते हैं, सॉलिड स्टेट में सीधा ही गैसियस स्टेट में चले जाते हैं, इसमें लिक्विड स्टेट में जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इसके बारे में इन्होंने हमें एक्टिविटी नंबर 1.13 में बताया हुआ है। सो लेट्स डू इट नाउ। इसमें उन्होंने आपको बोला हुआ है कि आपने थोड़ा कैम्फर लेना है, ठीक है। एक्टिविटी में बताया कि आपने कैम्फर लेना है, अमोनियम क्लोराइड या फिर, तो उसको आपने क्रश करना है। कैम्फर आपने देखा होगा बिस्किट की शेप का, छोटा सा बिस्किट की तरह शेप का होता है, इसको मुश्कपुर भी बोलते हैं, घरों में पूजा वगैरह करने में यूज़ करते हैं हम लोग कैम्फर का, मुश्कपुर का। तो बहुत सॉलिड होता है, इसको हाथ से हम ईजिली ब्रेकअप नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत सॉलिड फॉर्म होती है इसकी। तो उसमें उन्होंने बोला कि आपने इसको क्रश करना है, कैम्फर को क्रश करना है, उसको आपने चाइना डिश में डालना है। देखिए यहाँ पे उन्होंने चाइना डिश दी हुई। चाइना डिश जो बेसिकली होता है चाय के कप जैसे चाय के कप होते हैं उसी तरह के सब्सटेंस का चाइना डिश होता है, ठीक है। तो पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल, उसके ऊपर आपने एक फनल डाल देनी है। ये चाइना डिश के ऊपर उन्होंने ये फनल डाली हुई है उल्टी करके, और उसकी स्टेम को उन्होंने कॉटन के साथ ढका हुआ है। तो बेसिकली उन्होंने करना क्या है कि जो ये सॉलिड है, कैम्फर जो है वो बहुत सॉलिड फॉर्म में है, इस सॉलिड फॉर्म को उन्होंने गैस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जब वो हीट करेंगे इसको, तो जो ये सॉलिड फॉर्म है, कैम्फर है, वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए लिखा अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाइड, ठीक है। तो ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है, यही उन्होंने इसको प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, ठीक है जी। किसी भी स्टेट को, किसी भी मैटर को अगर आपकी स्टेट आप सॉलिड से सीधी गैस में कन्वर्ट करते हो तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड, और किसी भी स्टेट को, किसी भी मैटर के मतलब गैस की स्टेट को, उसको सीधा सॉलिड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। आपको ये पता होना चाहिए, अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, डायरेक्टली सॉलिड से अगर गैस में आप किसी मैटर को कन्वर्ट कर रहे हो, किसी मैटर की स्टेट को चेंज कर रहे हो, तो दैट इज़ नोन एज सब्लिमेशन। और अगर आप सीधा गैस से किसी भी मैटर को, यानी कि गैस के फॉर्म में से सीधा सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो दैट इज़ नोन एज डिपोजिशन।
दीज आर इंपॉर्टेंट टर्म्स, आपको लर्न होने चाहिए। तो इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर में डालने से क्या चेंज आता है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर। कोई भी मैटर है उसके जो स्टेट्स होते हैं, 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और वो स्टेट्स जो होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उसके पार्टिकल्स के ऊपर। किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उस मैटर की स्टेट क्या होगी, ठीक है। ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंसेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। आपको पता है, ये आपने छोटी क्लासेस में भी करा हुआ कि सॉलिड जो होते हैं उसके पार्टिकल्स बहुत पास में होते हैं, साथ साथ में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो लिक्विड के थोड़े दूर होते हैं पार्टिकल्स, गैस के बहुत ज़्यादा दूर होते हैं पार्टिकल्स, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो सॉलिड के, लिक्विड के और गैस के जो पार्टिकल्स हैं उन्हीं के बेस पर डिपेंड होता है कि किसी मैटर की स्टेट क्या होगी, ठीक है जी। तो वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस गैस, ठीक है, इनक्लोज इन अ सिलेंडर। तो उसमें उन्होंने बताया है कि अगर हम किसी सिलेंडर में हमने कोई गैस ली हुई है, ठीक है, और उसके ऊपर हम प्रेशर डाल रहे हैं, ठीक है। ये देखिए उन्होंने सिलेंडर लिया हुआ है, ये गैस के पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जब पिस्टन के साथ उसके ऊपर प्रेशर डाला तो वो थोड़े पास में आ गए, ठीक है, थोड़े पास में आ गए पार्टिकल्स। और ज़्यादा प्रेशर डालने पर क्या हुआ, बिल्कुल ही पास में आ गए, एक दूसरे के साथ टच हो गए, जैसे सॉलिड में हो जाते हैं। तो क्या हुआ, बेसिकली गैस के फॉर्म में से वो सॉलिड के फॉर्म में आ गए, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स दूर थे, बट उनको जो प्रेशर डाला, उनके ऊपर प्रेशर लगाया, तो वो फिर एक दूसरे के बिल्कुल साथ जुड़ गए पार्टिकल्स। साथ पार्टिकल्स किस चीज़ के होते हैं, किस मैटर के होते हैं, सॉरी किस स्टेट के होते हैं। साथ जो पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल ऐसे साथ में जुड़े हुए होते हैं पार्टिकल्स। कौन सी स्टेट होती है जिसमें पार्टिकल्स बिल्कुल साथ में जुड़े होते हैं, वो होती है सॉलिड स्टेट। तो बेसिकली इन्होंने गैस की स्टेट से पार्टिकल्स पर प्रेशर डालकर उनको इकट्ठा करके उनको सॉलिड की स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है जी। बाय अप्लाइंग प्रेशर्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी बॉट क्लोज टुगेदर। तो अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस, ठीक है जी। प्रेशर डालने से और टेम्परेचर रिड्यूस करने से गैस जो होते हैं वो उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरी स्टेट में। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, क्या आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के बारे में सुना है, आपने कभी देखा होगा, रोड पर टैंक्स वगैरह चलते होते हैं तो उसके पीछे लिखा होता है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो सॉलिड CO2 जो होती है गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट, ठीक है। वो सॉलिड जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड वो गैसियस स्टेट में डायरेक्टली कन्वर्ट की होती है गैसियस स्टेट से सॉलिड में, ठीक है। ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किए बिना उस गैस को हमने सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ड्राई आइस भी बोलते हैं। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ड्राई आइस भी बोलते हैं, क्योंकि वो सॉलिड हो गई होती है, गैस की फॉर्म में नहीं होती, उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़ गए होते हैं ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू रिड्यूसिंग टेम्परेचर। तो इसकी वजह से क्या होता है, उसको हम ड्राई आइस बोलते हैं, क्योंकि वो सॉलिड बन जाती है। दस वी कैन से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमिन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मैटर का स्टेट जो होता है वो प्रेशर पर और टेम्परेचर पर अकॉर्डिंग डिटरमिन किया जाता है, ठीक है, कि वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, या फिर वो गैस होगा। तो उन्होंने आपको बताया हुआ है कि सॉलिड को अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो इसको फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। हमने भी पढ़ा था पीछे कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमने आइस को कन्वर्ट किया था वाटर में, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट आया था, उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट फ्यूजन बोलते हैं। और सॉलिड को अगर लिक्विड को अगर सॉलिड में कन्वर्ट करना है, वाइस वर्सा करना है, तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। और लिक्विड को अगर हमने गैस में कन्वर्ट करना है, जैसे हमने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया था, वाटर वेपर्स बन गए थे वाटर के साथ, ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे, वेपराइजेशन। और अगर गैस को हमने लिक्विड में दोबारा कन्वर्ट करना है, उसको क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। जैसे मैंने बताया था कि जो स्टीम आती है उसके ऊपर प्लेट रखेंगे, तो उस प्लेट के ऊपर जो पानी आ जाएगा उसको आप एक बर्तन में से प्लेट को टेढ़ा करके इकट्ठा कर सकते हो, तो वो लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। और इसके बाद दिया हुआ है कि सॉलिड को अगर गैस में कन्वर्ट करना है, सीधा सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है, जैसे हमने भी कैम्फर की एग्जांपल की थी, एक्टिविटी करी थी कि सॉलिड कैम्फर को गर्म करने पर वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो गया था, तो दैट इज प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। और अगर गैस को सीधा सॉलिड में करना है तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। जैसे कि मैंने बताया था कि गैस पर प्रेशर एक्सर्ट करने से पार्टिकल्स जो एक दूसरे के बिल्कुल साथ में जुड़ गए थे, उससे क्या हुआ, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, पार्टिकल साथ में जुड़ गए तो वो सॉलिड बन गया, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। टुडे इफ यू लाइक दिस वीडियो, please like and share, and please don't forget to subscribe my channel for more informative videos. So thanks for watching.